हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझिए आप कि पावर शेयरिंग एक्चुअल के अंदर है क्या। देखिए, पावर शेयरिंग मीन्स कि पावर्स को शेयर करना। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि जो पावर है एक सिंगल हैंड के अंदर, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसंट्रेटेड न हो। इसका एक मेन रीज़न ये है जिससे कि जो अदर सेक्शंस हैं या अदर सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में किसी प्रकार की जो एक पिछड़ेपन की जो फीलिंग है वो रियलाइज़ ना हो। तो इस वजह से एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक डेमोक्रेसी के अंदर ज़रूरत पड़ती है किसकी, पावर शेयरिंग की। आइए जानते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा यहाँ स्कूल के अंदर। जैसे जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किसी भी स्कूल के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर पावर क्या है, डिवाइड कर रखी है। स्कूल के अंदर देख लीजिए, ईच एंड एवरी जो पर्सन है उसकी जो पावर है वो डिफरेंट है। सपोज कीजिए टीचिंग सेक्शन है या टीचिंग स्टाफ है, उसका काम क्या है, जो टीचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, पीटीआईज़ हैं, उनका काम क्या है, आप लोगों के लिए आप लोगों के हेल्थ को मेंटेन रखना। प्रिंसिपल हैं, उनका काम क्या है, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में एक लिंक बना के रखना। मैनेजमेंट का काम क्या है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ हैं, हर तरीके की सुख सुविधाएं मुहैया कराना स्टूडेंट्स को, या जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है एक स्कूल के अंदर, एक इंस्टीट्यूट के अंदर, उनको प्रोवाइड करना। आप देखिए ऐसा क्यों किया गया है, इसका मेन रीज़न यही होता है जिससे कि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो। अब मैं एग्जांपल एक बार फिर से लेना चाहूँगा। जैसे क्लासरूम के अंदर या प्लेग्राउंड के अंदर आपके पीटीआई आपको बोलते हैं या डीपी आपको बोलते हैं कि आप लाइन के अंदर जाएंगे, लाइन के अंदर आएंगे। अब इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये है किस डिसिप्लिन का, कि अगर आप लोग लाइन के अंदर आ रहे हैं और लाइन के अंदर जा रहे हैं तो किसी प्रकार से इम्बैलेंस या दुर्घटना होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक उसी तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये जो पावर शेयर कर रखी हैं वो उनका मेन पर्पज़ यही है कि सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट न हो, कोई झगड़ा न हो। आइए आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर के बारे में। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम दैट टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। हम वापस डेमोक्रेसी वाले चैप्टर के अंदर जाएंगे जो लास्ट ईयर था। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट, हमने ये नोट किया लास्ट ईयर कि इन ए डेमोक्रेसी, कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर जहाँ जनता का राज है, ऑल पावर्स डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती हैं जो पावर हैं, किसी एक ऑर्गन के पास एग्जिस्ट नहीं होती हैं। एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एक बड़े ही बुद्धिमानी रूप से क्या किया गया, शेयर किया इन पावर को। किन किन के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। तो ये कह रहा है कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का जो डिज़ाइन है उसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है। क्या शर्त है, ये पावर्स को डिवाइड किया जाए गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बीच में। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर्स, इस चैप्टर में भी और आगे वाले दो चैप्टर में, वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड, हम इसी विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए आप लोगों को अगर ये फर्स्ट चैप्टर ईजिली समझ में आता है तो डेफिनेटली जो आपका सेकंड चैप्टर है बिल्कुल इसी से रिजम्बल करता हुआ है। तो इस चैप्टर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सिंसियरिटी के साथ समझें। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब इस पावर शेयरिंग के क्या फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आए, या अगर किसी कंट्री ने पावर शेयरिंग के फॉर्मूला को अडेप्ट नहीं किया तो वहाँ क्या ड्रेस्टिक रिजल्ट्स निकल के आए, भयानक परिणाम निकले, हम इन 2 देशों की कहानी के ज़रिए समझेंगे इस चैप्टर में। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। अब इन दोनों कहानियों से हम लोग ये समझेंगे कि जिन कंट्रीज़ के अंदर क्या कर रखा है, पावर शेयरिंग की जो डिमांड है उनको अच्छे से हैंडल किया है, या किस कंट्री ने हैंडल नहीं किया, तो क्या उसके आउटपुट निकल के आए हैं। आइए देखते हैं चैप्टर के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है बेल्जियम और श्रीलंका का। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं बेल्जियम के अंदर, कि बेल्जियम के अंदर एक ऐसा यूरोप का कंट्री है जिसके अंदर क्या था, किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल जो व्यवस्थाएं थी या डेमोक्रेटिक जो व्यवस्थाएं थी वो आइए जानते हैं। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप,
यूरोप का एक छोटा सा देश है। स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा, अपने हरियाणा से क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कम है। इट हैज़ बॉर्डर्स, इसको ज़रूर याद कर लीजिए, एग्जाम के अंदर एक नंबर में पूछा जा चुका है। इसकी जो सीमाएं हैं किस किस के साथ हैं, फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। इसको ज़रूर याद कर लीजिए, बोर्ड के नज़रिए से क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ चुका है ये कि बेल्जियम की जो सीमाएं इनमें से किन के साथ नहीं लगती या किन किन के साथ लगती हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल 1/1 करोड़, 1 करोड़, देखिए पुराने डेटा है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही उसकी क्या है, जनसंख्या है। उसके बाद क्या बताया, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। अगर हम हरियाणा से कंपेयर करके देखें, अपने स्टेट से कंपेयर करके देखें, तो उसकी लगभग आधी पॉपुलेशन है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री, अब जो एथनिक कंपोजिशन है इस देश का, जो सजातीय जो संगठन है इस देश का, इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, वो बड़ा जटिल है। कैसे, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, देश की कुल जनसंख्या में 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। इनको ज़रूर अच्छे से समझिए आप लोग डेटाज को। क्या कह रहा है भैया कि जो 59% हैं वो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं। बेल्जियम के अंदर एक रीजन है फ्लेमिश, उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन बताइए, 59%। एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज, और कौन सी भाषा बोलते हैं वो 59%, डच भाषा। यानी कि बेल्जियम के अंदर जो लार्जेस्ट जो लैंग्वेज स्पीकिंग लैंग्वेज वो बोलने वाली वो कौन सी है, कौन सी बताइए, डच। यानी कि वहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 59% कौन सी भाषा बोली जाती है, डच। अनदर 40% पीपल लिव्स इन वेलोनिया रीजन। देखिए डच तो कहाँ रह रहे थे, ये डच जो थे फ्लेमिश रीजन के अंदर थे, जबकि जो 40% जो बाकी हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते थे और कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच। फिर से देखिए 59% फ्लेमिश रीजन में रह रही है और कौन सी भाषा बोल रही है, डच, जबकि 40% जो है कहाँ रह रही है, वेलोनिया में, और कौन सी भाषा बोली है, फ्रेंच। अब रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन, 1% जो बेल्जियन रह गए हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, जर्मन। इन द कैपिटल सिटी, ये तो था पूरे कंट्री का एक एथनिक कंपोजिशन। ये एग्जाम के अंदर आता है बेटा कि बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन था वो बताइए, तो आप लोगों को यही बताना है, इतने लोग थे यहाँ रहते थे ये भाषा बोल रहे हैं, इतने लोग थे यहाँ रह रहे थे ये भाषा बोल रहे हैं। अब उसके बाद देखिए ये तो था कंट्री का, अब हम लोग कैपिटल के अंदर और देख लेते हैं। इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, अब जो बेल्जियम की जो राजधानी है कौन सी है, ब्रुसेल्स, उसके अंदर क्या कह रहा है, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। कितनी, 80% जो लोग हैं कौन सी भाषा बोल रहे हैं, फ्रेंच। यहाँ देखिए बिल्कुल उल्टा दे रखा है, वहाँ तो कितने थे, वहाँ देखिए कितने हैं, 59% कौन सी बोल रहे हैं, डच, 40% कौन सी बोल रहे हैं, फ्रेंच। यहाँ क्या है, कैपिटल सिटी के अंदर बिल्कुल उल्टा दे रखा है, यहाँ फ्रेंच ज़्यादा बोलने वाले हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने यहाँ 80, जबकि 20% आर डच स्पीकिंग। यानी कि डच भाषा बोलने वाले हैं कैपिटल के अंदर वो कितने हैं, केवल 20% हैं। अब देखिए ये था एथनिक कंपोजिशन किसका, एथनिक कंपोजिशन किसका, बेल्जियम का। आइए अब जान लेते हैं आगे क्या घटनाएं घटित हुई हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी है फ्रेंच भाषा बोलने वाली कंट्री के अंदर वो क्या कह रहा है, वो संपन्न है और ताकतवर है। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, इसने नाराज़ कर दिया किसको, जो डच भाषा बोलने वाले समाज को, डच भाषा बोलने वाले लोगों को। हु गॉट द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था, इकोनॉमिक बेनिफिट मिल पाए थे। एंड एजुकेशन मच लेटर, किनको, जो बाकी जो बताए ना कौन, यानी कि जो डच भाषा बोलने वाले हैं उनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो बाद में मिल पाया है, पहले किनको मिला, फ्रेंच भाषा बोलने वालों को। फिर क्या कह रहे हैं, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। इसने क्या किया, दो समुदायों के बीच में, एक तो डच भाषा बोलने वाले और दूसरा फ्रेंच भाषा बोलने वाले, इन दोनों समुदायों के बीच में क्या किया, 1950 से 1960 के बीच में एक टेंशन क्रिएट कर दिया, एक तनाव पैदा कर दिया। तनाव किस लिए कि इनकी संख्या कंट्री के अंदर कम है लेकिन इनको इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा मिल पाए,
जबकि दूसरे क्या थे, हमारी संख्या ज़्यादा है लेकिन हमें इतना इकोनॉमिक जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाए। तो इस चीज़ ने क्या किया, इन दोनों के बीच में, डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वालों के बीच में क्या कर दिया, तनाव पैदा कर दिया। फिर क्या कह रहा है, द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, किंतु ब्रुसेल्स के अंदर क्या कह रहा है, ये और भी ज़्यादा क्या थी, भयावह स्थिति थी इस टेंशन की, यानी कि वहाँ और भी ज़्यादा तनाव उत्पन्न था। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रुसेल्स के अंदर क्या था, एक विशेष प्रकार की समस्या थी। क्या थी वो, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी, वहाँ क्या थे, डच भाषा बोलने वाले क्या थे, संख्या के अंदर ज़्यादा थे देश के अंदर, किंतु कैपिटल के अंदर ये माइनॉरिटी में थे। आया था ना यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर बताया था कि केवल 20% जो थे कैपिटल सिटी के अंदर वो डच स्पीकिंग थे, लेकिन पूरे कंट्री के अंदर कितने थे, 59। तो इस वजह से क्या कह रहा है ये, कैपिटल के अंदर ये क्या थे, माइनॉरिटी में थे डच भाषा बोलने वाले, जबकि कंट्री के अंदर क्या थे, ये मेजॉरिटी के अंदर। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन ए अनदर कंट्री, आइए इसी सिचुएशन को एक दूसरे देश के साथ कंपेयर करके देखते हैं, श्रीलंका के साथ। श्रीलंका क्या है, श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन, एक द्वीपीय देश है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो दक्षिणी कोस्ट से कुछ 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, इसकी जो कुल जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, देखिए पुराने डेटा हैं उसके अकॉर्डिंग लगभग क्या कह रहा है, लगभग हरियाणा की जनसंख्या के समान है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशियन रीजन, साउथ एशियन रीजन की तरह, अन्य क्षेत्रों की तरह क्या कह रहा है ये, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन, यहाँ भी क्या है, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या के अंदर एक विविधता देखने को मिलती है। कैसे भी आइए देखते हैं, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द, अब यहाँ जो सोशल ग्रुप थे कौन कौन से थे, वहाँ तो जिक्र आया था डच, दूसरे कौन थे, फ्रेंच, और लास्ट में कौन आए थे, जर्मन। अब यहाँ कौन कौन है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, मेजर सोशल ग्रुप कौन सा, यहाँ सिंघाला स्पीकर यानी कि सिंगली भाषा बोलने वाले, कितने कंट्री के अंदर 74%, जबकि दूसरे कौन है, तमिल स्पीकर, उनकी संख्या कितनी है, 18%। अब इनमें से भी क्या कह रहा है, अमंग तमिल स्पीकर्स देयर आर, इन 18% में से भी क्या कह रहा है, देयर आर 2 सब ग्रुप्स, इसके भी 2 सब ग्रुप बने हुए थे। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, एक तो वो लोग जो वहाँ के मूल नागरिक थे तमिलनाडु के, ये देखिए मैप के अंदर आप लोग बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन था उसके अकॉर्डिंग। आगे देखिए क्या कह रहा है ये श्रीलंका के बारे में, एक तो वहाँ के जो नेटिव पीपल थे जिनको क्या कहा गया, आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, इनकी संख्या कितनी थी, 13%। द रेस्ट, बाकी जो रह गए वो कौन थे, हुज फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया, जिनके जो वंशज थे कहाँ से आए थे, इंडिया से। किस रूप में, एज प्लांटेशन वर्कर्स, यानी कि जो रोपण कृषि करने के लिए जो जिन श्रमिकों की जरूरत थी उसलिए उनको वहाँ लाया गया था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, कब, जब औपनिवेशिक शासन था उस समय। और उनको क्या कहा गया, आर कॉल्ड इंडियन तमिल। तो 2 तरह के तमिल थे यहाँ, एक तो श्रीलंकन तमिल और दूसरे कौन थे, इंडियन तमिल। अब इंडियन तमिल कौन थी यहाँ बता दिया गया है। फिर क्या कह रहा है ये, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस द मैप, आप इस मानचित्र से समझ सकते हैं, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ, श्रीलंका के जो मूल नागरिक थे वो तो कहाँ फैले हुए थे, नॉर्थ के अंदर, साथ साथ ईस्ट ऑफ द कंट्री, ईस्ट के अंदर। जबकि सिंघाला स्पीकिंग पीपल उनमें से कौन थे, मोस्टली थे बुद्धिस्ट, यानी कि बुद्ध धर्म को अपनाते थे। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स, जबकि जो अधिकांश जो तमिल थे, देखिए सिंघाला स्पीकिंग तो कौन थे, बुद्धिस्ट थे, जो तमिल लोग थे उनमें कौन थे, हिंदू और मुस्लिम। तो इस वजह से क्या कह रहा है ये,